हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है यानी संस्कृत भाषा शिक्षण। संस्कृत भाषा शिक्षण में आज हम वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा की निम्नतम यानी वर्ण विचार और अक्षर क्या होते हैं। भाषा की निम्नतम इकाई को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी भाषा की जो निम्नतम इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी ध्वनि को अक्षर भी कहा जाता है। यह भाषा का मौखिक स्वरूप होता है। क्या होता है? भाषा का मौखिक स्वरूप होता है। यानी भाषा होती है उसका मौखिक स्वरूप किसे कहते हैं? यानी अक्षर को कहते हैं। किसी अक्षर को कहते हैं जो बोल के बोले, यानी जो भाषा की निम्नतम इकाई जो ध्वनि रूप में होती है वो हमारी ध्वनि होती है। और ध्वनि को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हम जिस वर्ण को बोलेंगे, जो अक्षर को बोलेगा वही ध्वनि होती है, उसे अक्षर कहते हैं। यानी जो बोलेगी वह अक्षर होता है, उसे मौखिक भाषा का स्वरूप माना जाता है। यानी भाषा की निम्नतम इकाई ध्वनि को कहते हैं और इसी ध्वनि को अक्षर भी कहा जाता है और भाषा का मौखिक स्वरूप भी कहा जाता है। जब इस ध्वनि को लिपि के माध्यम से यानी लिखित रूप दे दिया जाता है तब इसे वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे तब इसे वर्ण कहा जाता है। तब यानी जब ध्वनि को जो ध्वनि बोली जाती है उसको यानी लिपि के माध्यम से, किसके माध्यम से? यानी लिपि के माध्यम से लिखित रूप दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण बराबर लिपि बराबर यानी लिखित, यानी जो वर्ण होता है उनको लिपि की रूप दे दिया यानी लिखित रूप दे दिया, जब उसे वर्ण यानी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिखित रूप कहते हैं। अक्षर प्लस ध्वनि क्या होता है? अक्षर प्लस ध्वनि यानी जो अक्षर प्लस ध्वनि, अक्षर प्लस ध्वनि बराबर मौखिक स्वरूप होता है। क्या होता है? मौखिक स्वरूप होता है। बराबर यानी मौखिक स्वरूप होता है। निम्नतम इकाई वर्ण को अकाट्य अविभाज्य इकाई भी कहा जाता है। यानी जो निम्नतम इकाई होती है उसी अभाज्य यानी निम्नतम इकाई वर्ण को अकाट्य अविभाज्य इकाई को अभाज्य इकाई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभाज्य इकाई भी कहते हैं। निम्नतम इकाई वर्ण को अकाट्य अविभाज्य इकाई कहते हैं। भाषा में 3 इकाई और 3 स्वर होते हैं। 3 इकाई या 3 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? भाषा में 3 इकाई या 3 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? भाषा में 3 इकाई या 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर यानी वृहत्तम, जो ये वाक्य से यानी जैसे वाक्य होता है जैसे राम जाता है। क्या होता है? जैसे राम जाता है वाक्य। दूसरा मध्यम स्तर कौन सा होता है? शब्द होता है मध्यम स्तर, जिसमें राम और जाता ये शब्द के रूप में होता है। ये पूरा वाक्य के रूप में वृहत्तम यानी वाक्य होता है जो राम जाता है। मध्यम यानी जो शब्द होता है क्या होता है? वृहत्तम यानी वाक्य होता है प्रथम स्तर। उसके बाद शब्द में आ जाता है। शब्द के बाद निम्नतम स्तर कौन सा आता है? वर्ण होता है। जैसे र, आ, मैं, ए, ज, आ, तय, आ, ए, ऐ ये होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। जो निम्नतम इकाई वर्ण होता है क्या होता है? निम्नतम इकाई वर्ण होते हैं। वर्ण से वाक्य की ओर जाने वाला संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण से वाक्य की ओर जाना संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण से वाक्य की ओर जाना संश्लेषण कहलाता है। वर्ण से वाक्य की ओर जाना यानी छोटे से बड़े की ओर जाना संश्लेषण कहलाता है और वाक्य से वर्ण की ओर जाना विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। वर्ण से वाक्य की ओर जाना संश्लेषण कहलाता है और वाक्य से विश्लेषण की ओर जाना यानी वाक्य से वर्ण की ओर जाना विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। निम्नतम इकाई वर्ण होते हैं र, आ, मैं, ए, ज, आ, तय, आ ये वर्ण होते हैं। मध्यम स्तर कौन सा होता है? शब्द होता है। जैसे राम जाता है ये मध्यम स्तर होता है। वृहत्तम यानी राम जाता है ये वाक्य के रूप में होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने? यानी वर्ण जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो वर्ण होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। यानी कितने? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण।
कौन कौन सी? एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन वर्ण, पहले सबसे पहले लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण में यानी स्वर के भेद, स्वर की यानी स्वरों के दो प्रकार होते हैं। कितने? यानी स्वर के भेद, यानी जो स्वरों के दो प्रकार, स्वरों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, एक तो उच्चारण के आधार पर और एक मात्रा के आधार पर। यानी स्वर के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? स्वर के दो प्रकार होते हैं। पहला यानी उच्चारण के आधार पर, यानी ये 3 प्रकार के स्वर, यानी स्वर दो प्रकार के, यानी उच्चारण के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। किसके आधार पर? ये उच्चारण के आधार पर होता है। किसके आधार पर? ये उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसे वैदिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वैदिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक स्वरों को कहते हैं। यानी उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और वैदिक स्वर कहते हैं। मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने आधार पर दोस्तों? 3 प्रकार की मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। एक तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन से हैं ये? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यानी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर यानी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये इसे लौकिक स्वर कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? लौकिक स्वर कहते हैं। जबकि वैदिक स्वर कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त ये होते हैं। लौकिक स्वर कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। मात्रा, मात्रा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। यानी जो वर्ण होता है उसके उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। यानी जो वर्ण है उनके उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है। जो व्यंजन होता है उसकी आधी मात्रा होती है, जिसे अर्धमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अर्धमात्रिक कहते हैं। यानी व्यंजन की अर्धमात्रा होती है। क्या होती है? जो व्यंजन होता है उसकी अर्धमात्रा होती है, जिसे अर्धमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक कहते हैं। स्वरों की 1 या 2 या 3 मात्रा होती है। यानी स्वरों की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यानी स्वरों की कितनी? अधिकतम 3 मात्रा हो सकती है। स्वर के भेद, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद, पहला आता है स्वर यानी अच। स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। यानी जो स्वर होते हैं उनको अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ये अच स्वर यानी 9 प्रकार के होते हैं। कौन से? यानी 9 होते हैं। अच स्वर 9 होते हैं। सॉरी, यानी स्वरों के भेद में आते हैं स्वर या अच, ये 9 होते हैं। कितने होते हैं? अच। स्वरों को अच कहते हैं। यानी मूल स्वर कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं मूल स्वर, जिन्हें अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें अच भी कहते हैं। मूल स्वरों को अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मूल स्वर होते हैं उनको अच भी कहते हैं। अब अच स्वर कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अच स्वर, अच स्वर में आते हैं, यानी अच स्वर 9 होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वह एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं। और प्लुत स्वर होते हैं ये त्रैमात्रिक होते हैं। कौन से होते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। यानी ए, ई, उ, री और री। ये कितने होते हैं? ये मात्राओं की संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये कौन से? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर यानी 5 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक दीर्घ है। द्विमात्रिक दीर्घ है। संस्कृत में इसका सूत्र कौन सा है? द्विमात्रिक दीर्घ है।
यानी आ ई उ री, आई ओ आई आउ कौन से हैं? ए ओ आई आउ। ये संख्याओं में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? यानी दीर्घ मात्रिक यानी 8 होते हैं। कितने होते हैं? दीर्घ मात्रिक में 8 होते हैं। यानी दीर्घ मात्रिक स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और जबकि ह्रस्व स्वर यानी जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? एक मात्रिक ह्रस्व है। इन्हीं की संस्कृत में क्या कहते हैं? एक मात्रिक ह्रस्व है। क्या कहते हैं? एक मात्रिक ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक मात्रिक ह्रस्व है। त्रिमात्रिक यानी प्लुत स्वर कहते हैं जिन्हें त्रिमात्रिक प्लुत है। त्रिमात्रिक यानी प्लुत है जो सभी स्वरों के प्लुत होते हैं, यानी 5 और 8 जितने भी होते हैं उनके सभी स्वरों के कितने होते हैं? 13 स्वरों के सभी, यानी जो प्लुत स्वर होते हैं उनके 3 मात्रिक होते हैं जिन्हें सभी स्वरों के प्लुत होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वरों के प्लुत होते हैं। और ये संख्या में 9 होते हैं। कितने होते हैं? संख्या में 9 होते हैं। जो हमारे मूल स्वर होते हैं 9, उनमें संख्याओं में प्लुत यानी कितने होते हैं? 9 स्वर यानी 9 होते हैं। ह्रस्व स्वर के अपर नाम या मौलिक नाम कौन कौन से हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर होते हैं, क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। अब आते हैं प्लुत स्वर वाला, यानी ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर का अन्य नाम या अपर नाम, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों का निर्माण, यानी जो ह्रस्व स्वर होते हैं, इन स्वरों का निर्माण किसी अन्य स्वरों के योग से नहीं होता, इसलिए इन्हें मौलिक या मूल स्वर भी कहते हैं। यानी जो मूल स्वर होते हैं उनका निर्माण किसी अन्य स्वरों के योग से नहीं होता है, इसलिए इन्हें मौलिक या मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी ली का दीर्घ नहीं होता। किसका? ली होता है। ड्रिल, ड्रिल का दीर्घ नहीं होता। लीड का दीर्घ नहीं होता। बाकी सब स्वरों का दीर्घ होता है। यानी इन 8 दीर्घ स्वरों में से ए ओ आई औ इन 4 स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग विजातीय स्वरों से होता है। अतः इन्हीं 4 स्वरों को संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। कितने स्वरों को? ए आई ए औ को, यानी 4 स्वरों को, इन 4 स्वरों को क्या कहते हैं? मिश्रित या दीर्घ या मिश्रित या संयुक्त या संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? इन 4 स्वरों को। कौन से 4 स्वर है? देखिए, इन्हीं संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इन 8 स्वरों में से इन 4 स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग विजातीय स्वरों के माध्यम से होता है। अतः इन्हीं 4 स्वरों को संयुक्त या मिश्रित या संधि स्वर भी के नाम से भी जाना जाता है। और प्लुत स्वर यानी आपको बता दिया ए प्लुत, ई प्लुत, यानी ये प्लुत संख्या कितनी होती है? 9 होती है। प्लुतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। प्लुतों की संख्या यानी कितनी होती है? 9 होती है। प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है। विशेष संस्कृत में अच या स्वरों की संख्या यानी अच स्वरों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? संस्कृत में जो अच स्वर होते हैं उनकी यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जबकि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? संस्कृत वर्णमाला में कितनी, कौन सी? यानी संस्कृत वर्णमाला और संस्कृत यानी संस्कृत में हैं, और संस्कृत वर्णमाला में और कौन सी में? यानी संस्कृत वर्णमाला में यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। 5 तो दीर्घ होते हैं और 8 ह्रस्व 5 ह्रस्व होते हैं और 8 दीर्घ होते हैं। यानी कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। और पाणिनि शिक्षा में, किसमें? पाणिनि शिक्षा में, जो पाणिनि शिक्षा होती है, पाणिनि शिक्षा में यानी या वैदिक शिक्षा में कुल स्वरों की संख्या या 21 या 22 बताई गई है। कितनी? 21 और 22 बताई गई है। पाणिनि शिक्षा में कुल स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई गई है, जिसमें से 5 ह्रस्व होते हैं
8 दीर्घ होते हैं और 9 प्लुत होते हैं, यानी 9 या 8 होते हैं। ली को माने तो प्लुत 9 हो जाएंगे और ली को दीर्घ नहीं माने तो 8 हो जाएगा, यानी ली का दीर्घ या प्लुत नहीं होता। ली को यानी रिल को प्लुत माने तो 9 हो जाते हैं और रिल को प्लुत नहीं माने तो 8 होता है। इसलिए 21 या 22 यानी प्रमाणिक रूप से इसे पूछा जाए तो इसमें यानी 21 स्वरों की संख्या दी जाएगी। पाणिनि शिक्षा में कितने 21 स्वरों की संख्या दी जाएगी प्रमाणिक रूप से पूछा जाए तो। व्यंजनम या हल, यानी व्यंजन और हल। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। व्यंजन होता है उनको हल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हल के नाम से व्यंजन होता है, यानी जिनका स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है। जिन स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है, यानी जिन स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। मुख्यतः व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः व्यंजन वर्ण यानी 33 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः व्यंजन वर्ण यानी 33 होते हैं। इन सबको समझने की दृष्टि से हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। जिन स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मुख्यतः व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं वो 33 होते हैं। इन सब को समझने की दृष्टि से हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन, पहला आता है स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन के रूप में भी बांट सकते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के उच्चारण स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के उच्चारण स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कैसे लेके मैं तक स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। क ख ग यानी मैं तक लेकर कैसे लेके मैं तक जो व्यंजन होते हैं, यानी जो संख्या में 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? संख्या में यानी 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? संख्या में 25 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिन्हें संस्कृत सूत्र में यानी संस्कृत में इनका सूत्र है कादियो माउसानः स्पर्शः। क्या कहते हैं? संस्कृत में इनका यानी संस्कृत में इनका सूत्र होता है कादियो माउसानः स्पर्शः। ये यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण का क्या होता है? ये सूत्र होता है। यानी कैसे लेके मैं तक वाली स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं? 25 होते हैं। इन व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इन्हें सूत्र यानी कादियो माउसानः स्पर्शः ये सभी वर्गों में रहते हैं, यानी ये सभी वर्गों में रहते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? यानी वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यानी जो ये कैसे लेके मैं तक जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये सभी व्यंजन वर्णों में रहते हैं। कितने? यानी सभी व्यंजन वर्णों में रहते हैं, इसलिए इन्हें कैसे यानी इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना है? स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम कौन सा बन गया? यानी वर्गीय व्यंजन बन गया। जब वर्ग के प्रथम व्यंजन वर्ण में रस्व उ लगाकर पढ़ा जाए तो तब इसे उदित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें उदित वर्ण कहते हैं। जब वर्ग के प्रथम वर्ण में जब वर्ग के प्रथम व्यंजन वर्ण में यानी कौन से में? प्रथम व्यंजन वर्ण में रस्व उ लगाकर पढ़ा जाए तो उन्हें उदित व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उदित व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये सभी अपने अपने वर्गों का ज्ञान कराते हैं। कौन से? उ लगाकर। जैसे कु वर्ग यानी क वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण होते हैं। चु वर्ग में यानी च वर्ग में यानी 5 व्यंजन वर्ण होते हैं। टू वर्ग में यानी ट वर्ग में 5 व्यंजन वर्ग होते हैं। और तु यानी ट वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे प्रत्येक यानी क कु, च कु चु, टू कु टू, त कु टू,
पू और पै को पू, यानी पू वर्ग यानी 5 व्यंजन वर्ण। इस प्रकार ये 33 व्यंजन वर्ण हो गए। कितने हो गए इस प्रकार, यानी 25 व्यंजन वर्ण हो गए, यानी 5 वर्ग, यानी 5 प्रत्येक वर्ग में इन्हें लगा कर पढ़ा जाए, यानी ऊ लगा कर पढ़ा जाए तो यानी कू चू चू तू पू। उसके बाद आता है यानी दूसरा हमारा आता है अंतत, यानी अंतः स्तत वर्ण। इन्हें यन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अंतः स्तत वर्ण यानी कितने होते हैं, अंतः स्तत वर्ण, अंतः स्तत वर्ण यानी अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण जिन्हें यन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की प्राण वायु अंदर की ओर रहती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की जो प्राण वायु होती है, क्या होती है, जो मुख होता है उनकी प्राण वायु अंदर रहती है, उन्हें इनकी संख्या 4 बताई गई, यानी जो इन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, यानी अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की जो प्राण वायु होती है वो अंदर की ओर रहती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, यानी हमारी 4 पाई जाती है। कितनी संख्या पाई जाती है, इनकी संख्या 4 पाई जाती है। कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या यानी 4 व्यंजन पाई जाती है। जैसे य व र ल कौन सी होती है, य व र ल। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से है दोस्तों, य व र ल। इन्हें यण वर्ण भी कहते हैं, जिन्हें सूत्र कहते हैं यणोतः स्ततः, यणोतः स्तः। क्या इनका सूत्र है, यणोतः स्तः। इनका सूत्र पाया जाता है यणोतः स्तः। उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। कौन सा आता है, ऊष्म वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की प्राण वायु त्रिगति से बाहर की ओर निकलती है, क्या निकलती है, त्रिगति से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं, या सल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी सल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यणोतः स्ततः किसे कहते हैं, यण वर्ण को कहते हैं, यण वर्ण को कहते हैं। यण वर्ण कौन से, य व र ल होते हैं, ये यणोतः स्ततः, इन्हें यण वर्ण या अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण को, जो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें यानी वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, या उदित वर्ण भी कहते हैं। कि इन्हें उदित वर्ण कौन से हैं, कु कु चू चू चू, कु चू टू टू, ये इन्हें क्या कहते हैं, उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऊ लगाकर पढ़ा जाए, यानी वो क्या कहते हैं, उन्हें उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और यण वर्ण यानी य व र ल होते हैं, जिन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण को शल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की जो प्राण वायु त्रिगति से बाहर की ओर निकलती है और हल्का सा ऊष्मा का एहसास कराती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 संख्या पाई जाती है। ऊष्म वर्ण की संख्या यानी 4 होती है। श। इन्हें सल वर्ण भी कहते हैं, यानी शलो ऊष्मणा। क्या कहते हैं, इन्हें सल वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिनके मुख की प्राणवायु त्रिगति से यानी जो बाहर की ओर निकलती है उन्हें हल्का सा ऊष्म का एहसास कराते हैं, उन्हें ऊष्म वर्ण या सल वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इन सल वर्णों को सलस्य कहते हैं, यानी स है। इन 4 वर्णों की संख्या कौन सी है, ये संख्या है, देखो हमने अंडरलाइन कर दी गई है। विशेष, जब यण और शल दोनों एक साथ पढ़ा जाता है तो उसे यादि वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें यादि वर्ण भी कहते हैं। यादि वर्ण किसे कहते हैं, यादि वर्ण उसे कहते हैं जिसे यानी यण व सल वर्ण दोनों को, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण दोनों को एक साथ पढ़ा जाए तो उन्हें यादि वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें यादि वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें क्या नाम से, यादि वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि शिक्षा में स्वरों व व्यंजनों को अलावा, यानी स्वर व व्यंजनों के अलावा अन्य वर्ण भी कहा गया है, यानी अन्य वर्ण भी कहा गया है। स्वर व व्यंजन वर्ण के अलावा और भी व्यंजन वर्ण बताए गए हैं। किसमें, पाणिनि शिक्षा में। पाणिनि शिक्षा में स्वरों के अलावा और यानी किसके अलावा, स्वरों के अलावा, पाणिनि शिक्षा में स्वरों और व्यंजनों के अलावा अन्य वर्ण भी कहा गया है। जैसे पहला आता है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, यानी जो स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं।
यानी जो स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु होती है, क्या होती है, एक बिंदु, यानी स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो स्वर होता है, स्वर वर्ण या स्वर होता है, उसके पीछे आने वाली एक बिंदु को यानी अनुस्वार कहते हैं। जैसे स्वर अ है, स्वर अ है, उसके पीछे एक बिंदु आ गई, उसे अम है, अम कहते हैं, क्या कहते हैं, अम कहते हैं, अम। अनुस्वार का उच्चारण यानी हलंत में की समान होता है, यानी अम है। जो अनुस्वार का उच्चारण, जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण यानी हलंत में के समान होता है। जैसे अम है, अम है, अम है, अम है, क्या कहते हैं, अम है, अम है। यानी स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु को स्वर कहते हैं। या जैसे अम है, यानी अनुस्वार का जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण यानी हलंत में की समान, जो हलंत में होता है उनके समान, यानी अम है, अमा होता है, होता है। उसके बाद आता है विसर्ग। क्या आता है, विसर्ग। उसके बाद आता हमारा विसर्ग। स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, यानी स्वर के जो पीछे आती है उनको दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण यानी है वर्ण के समान होता है, जबकि अनुस्वार ऊपर आता है उनका मैं हलंत में के समान होता है। और जबकि यानी स्वर के पीछे दो बिंदु आने वाली विसर्ग को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण यानी है वर्ण के समान होता है। किसके समान होता है वर्ण के समान होता है, विसर्ग है। जैसे आप एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं, यानी विसर्ग जैसे विसर्ग है के रूप में होता है। जैसे अ है, यानी स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदुओं को विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है जीवामूल्य। क्या कहते हैं, जीवामूल्य। जीवामूल्य वर्ण या क और क से पूर्व जो अर्ध विसर्ग आता है, यानी क ख, किससे, क व ख से, क या ख से जो क या ख होता है उससे यानी जो उससे पूर्व जो आधा विसर्ग आता है, क्या आता है, अर्ध विसर्ग, यानी क ख से पूर्ण या कौन सा, क ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग आता है उन्हें यानी जीवामूल्य या जीवामूल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवामूल्य, यानी क ख से जो अर्ध विसर्ग, क ख से क या ख से पहले जीवामूल्य जो अर्ध विसर्ग आता है उन्हें जीवामूल्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है उपदमानीय, यानी प फ से पूर्व, किससे, प फ से पूर्व जो अर्ध वर्ण आता है उन्हें यानी अर्ध विसर्ग प फ से पूर्व अर्ध विसर्ग आता है उन्हें उपदमानीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें उपदमानीय वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उन्हें उपदमानीय वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद आता है विशेष। विशेष में आता है अयोग्य वर्ण। अयोग्य वर्ण उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो अयोग्य वर्ण होता है, कौन सा, अयोग्य वर्ण। अयोग्य वर्ण जिन वर्णों का महेश्वर सूत्रों में पाणिनि ने उच्चारण नहीं किया उन्हें लेकिन संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें अयोग्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाणिनि ने अपने महेश्वर सूत्रों में जिन वर्णों का उच्चारण नहीं किया है उन्हें लेकिन संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें अयोग्य वर्ण कहते हैं। अयोग्य वर्ण यानी चार प्रकार के होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अयोग्य वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब 4 कौन कौन सी, एक तो अनुस्वार होता है, कौन सा, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जीवामूल्य होता है और उपदमानीय होता है। इन्हीं पाणिनि शिक्षा में या महेश्वर सूत्रों में इनका उच्चारण नहीं किया गया है पाणिनि ने, लेकिन संस्कृत भाषा में ये प्रयुक्त होते हैं। इन्हें अयोग्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूल्य और उपदमानीय इन्हें अयोग्य वर्ण के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें अयोग्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग ये स्वर आश्रित होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, कौन से होते हैं, अनुस्वार, यानी अनुस्वार व विसर्ग होते हैं जो स्वर पर आश्रित होते हैं, स्वर के आश्रित होने के कारण आते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपदमानीय वर्ण ये प्राश्रित वर्ण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्राश्रित वर्ण भी कहते हैं। अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूल्य और उपदमानीय
उपधमानी प्राश्रित वर्ण भी कहते हैं, और इन्हें स्वर और अनुस्वर यानी अनुस्वर व विसर्ग ये स्वर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? स्वर आश्रित कहते हैं। और चारों वर्णों को यानी क्या कहते हैं? प्राश्रित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध विसर्ग के दो प्रकार होते हैं, एक तो जीवामूल्य और एक उपधमानीय। कौन से? एक जीवामूल्य और एक उपधमानीय, ये दो प्रकार के अर्ध विसर्ग होते हैं। उसके बाद आता है यम वर्ण। यम वर्ण कौन सा? यम वर्ण। अब यम वर्ण कौन कौन से होते हैं? अब यम वर्ण के बारे में यानी वर्ग के पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर या वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा या पंचम वर्ण हो तो उसे पूर्ण द्वितीय रूप से द्वितीय वर्ण यानी यम वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? यम वर्ण कहलाता है। यानी वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा, पंचम वर्ण हो तो पूर्ण वर्ण के द्वितीय रूप में से द्वितीय वर्ण को यम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें यम वर्ण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यम वर्ण के नाम से जाना जाता है। किसी भी वर्ग का पांचवा यानी पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का अक्षर या वर्ण के बाद यानी पहला, दूसरा, तीसरा या किसी भी अक्षर या वर्ण के बाद पांचवा, पंचम वर्ण हो तो उन्हें पूर्व वर्ण के द्वितीय रूप में से द्वितीय वर्ण यम वर्ण कहलाते हैं। यम वर्ण चार होते हैं। कु खु घु घु कौन से होते हैं? यम वर्ण कितने होते हैं? यम वर्ण चार होते हैं। यम वर्णों की संख्या यानी चार पाई जाती है। चार कौन कौन सी है? कु खु गु देख कु खु 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 घुम घुम और घुम घुम ये रूप में लिखा जाता है, यानी कि रूप में लिखे जिन्हें यानी कि चार संख्याओं के यम वर्ण को चार के रूप में लिखा जाता है। इनकी चार संख्या हैं कुम घुम गुम घुम 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 घुम। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए यानी पलक्षणी यानी पलक्षणी पलक्षणी यानी क्या? डबल वर्ण है, द्वितीय वर्ण। कौन सा होता है? द्वितीय वर्ण होते हैं, पलक्षणी कहते हैं। इसमें द्वितीय क वर्ण होते हैं चखनी यानी चखनुती। चखनुती में कौन सा होता है? ये चखनुती। इसमें ख वर्ण डबल होते हैं अग्नि। अग्नि यानी ग डबल होते हैं ग यानी अग्निकम घनितम ये होते हैं। उसके बाद आता है द्व स्पष्ट वर्ण यानी दु स्पष्ट वर्ण। दु स्पष्ट वर्ण कौन से हैं? दु स्पष्ट व्यंजन वर्ण, इसे डबल लय वाला होता है। क्या होता है? डबल लय यानी वैदिक मात्रा में डेढ़ से पहले बाद में यानी डेढ़ से पहले और बाद में स्वर के रहने पर डेढ़ के स्थान पर ल अल अल कौन सा होता है? अड़ ये अड़ वर्ण होता है। कौन सा होता है? ये अल वर्ण होता है। यानी वैदिक मंत्रों में डेढ़ से पहले और बाद में स्वर के रहने पर डेढ़ के स्थान पर अड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? अड़ हो जाता है। इन्हें ई और डे से यानी डेढ़ से यानी डेढ़ से पहले और बाद में स्वर के रहने पर डेढ़ के स्थान पर अड़ हो जाता है। किसके स्थान पर? डेढ़ के यानी अड़ हो जाता है कि जैसे इसके स्थान पर यानी इड़े हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इड़ी। अयोगवा के एक अन्य वर्गीय में निम्न चार प्रकार से समझाया गया है। यानी अयोगवाह के एक अन्य वर्गीय में वर्गीकरण में अयोगवा के एक अन्य वर्गीकरण में निम्न चार प्रकार से समझाया गया है। एक तो अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग और यम वर्ण। क्या सिखाया गया है? विसर्ग, अनुस्वार और यम वर्ण। अयोगवा के एक अन्य वर्गीय वर्ण में निम्न चार प्रकार से समझाया गया है। अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग और यम वर्ण। अर्ध विसर्ग दो प्रकार के होते हैं, जीवामूल्य और उपधमान्य होते हैं। और यम वर्ण यानी क ख घुम घुम होते हैं। कौन से होते हैं? चार होते हैं। कु खुम घुम 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 होते हैं, ये चार होते हैं। उसी प्रकार आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है। ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व 5, दीर्घ 8 और प्लुत यानी 8 या 9। रील को प्लुत माना जाए तो 21 होगा, प्लुत माना जाए तो 22 और प्लुत नहीं माना जाए तो 21। इसमें ऑन्थोटिक होता है, 21 होता है। व्यंजन यानी
स्पर्श व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म यानी 4, यानी कुल मिलाकर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 व्यंजन वर्ण हो गए। उसके बाद आता है अयुग्म वर्ण। अयुग्म वर्ण यानी कितने होते हैं? अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग भी 1 होता है, जीवमूल्य भी 1 होता है, उपधमान्य भी 1 होता है। इन्हीं अयुग्म वर्ण में आता है यम वर्ण 4 होता है, द्विस्पष्ट वर्ण यानी अड़ ये यानी 1 होता है। यानी अयुग्म व्यंजन कुल मिलाकर यानी 9 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार ये कितने 42 व्यंजन और अयुग्म वर्ण मिलाकर कितने बन गए? 42 व्यंजन वर्ण होंगे। 33 और 9 42 व्यंजन बन गए। और स्वर मिला के यानी 22 से 21 स्वर मिलाकर टोटल कितने वर्ण हो गए? यानी 63 या 64 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 63 या 64 व्यंजन वर्ण हो गए। कितने? 64 व्यंजन वर्ण हो गए। उसके बाद आता है सामान्यतः। स्वर यानी सामान्य स्वरों की संख्या, यानी जो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। सामान्य 9 होती है, वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला में 13 होती है स्वरों की संख्या, और 21 होती है। जबकि सामान्य व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में यानी व्यंजनों की संख्या, व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी 33 होती है। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्ण होते हैं यानी 33, तो इस 3 व्यंजन वर्ण और 9 वर्ण इस पर संयुग्म वर्ण मिला के यानी 42 व्यंजन वर्ण हो गए। कितने होते हैं? 42 व्यंजन पाणिनि शिक्षा के अनुसार। उसी प्रकार दोस्तों वर्णों की संख्या, वर्ण यानी पाणिनि शिक्षा के कुल मिलाकर वर्ण कितने हो गए? कुल मिलाकर सामान्य स्वर यानी कुल मिलाकर सामान्य वर्ण यानी 42 हो जाते हैं। 46 क्या हो जाते हैं हमारे वर्णमाला में, यानी सामान्य संस्कृत में यानी वर्ण कितने होते हैं? 9 होते हैं, 42 होते हैं। सामान्य संस्कृत में वर्णों की संख्या 42 हो जाती है, जबकि यानी वर्णमाला में यानी संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 होती है। सामान्यतः वर्णों की संख्या संस्कृत में यानी 42 होती है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या यानी 46 हो जाती है। जबकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला यानी संस्कृत वर्णमाला में यानी 63 या 64 हो जाता है। कितने वर्णों की संख्या? 63 या 64 हो जाती है। संस्कृत वर्णमाला में 46 होते हैं, सामान्य 42 होते हैं। सामान्य वर्ण यहाँ पे आपको स्वर और व्यंजन बराबर 42, संस्कृत वर्णमाला में 13 + 3 46 हो जाते हैं। और जबकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 हो जाती है। विशेष संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण में हम विशेष में पढ़ेंगे।